हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखने वाले हैं डीपीपी सॉल्यूशन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में मेथड्स ऑफ एनालिसिस डीपीपी का। तो इस चैप्टर में जो डीपीपी थी ये लास्ट डीपीपी है और इसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अब अगर कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो सॉल्यूशन को रेफर कर सकते हो। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, टाइम नहीं बर्बाद करते हैं आपका। क्लैपेरॉन थ्योरम इज अप्लीकेबल टू, क्लैपेरॉन थ्योरम के लिए क्या एप्लीकेशन है। क्लैपेरॉन थ्योरम है वो कंटिन्यूअस बीम के लिए अप्लीकेबल है। पहली चीज तो कंटिन्यूअस है। दूसरी चीज कि यहां पर एंड पर फिक्स सपोर्ट भी हो सकते हैं। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं फिक्स्ड एंड कंटिन्यूअस बीम दोनों के लिए हो सकती है, बट वो फिक्स्ड कंटिन्यूअस बीम होनी चाहिए। वो कैसी बीम होनी चाहिए, वो फिक्स्ड कंटिन्यूअस बीम होनी चाहिए, तभी वो अप्लीकेबल है। अगर हाँ आप इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर पर इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इससे पहले आपको क्या करना होगा। अगर आपको ओनली एक ही बीम दे रखी है, आपको ओनली क्या दे रखा हो, फिक्स्ड बीम ही दे रखी हो, आपको ओनली क्या दे रखी हो, फिक्स्ड बीम ही दे रखी हो, तब आपको क्या करना है, आपको इधर और इधर इसके स्पान अज्यूम करना पड़ेगा। स्पान आपको क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। तो हम फिक्स्ड बीम पर भी इसको अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका फिक्स्ड एंड कंटिन्यूअस बीम, ये हो जाएगा आपका सी आंसर। ठीक है, चलो दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जीज। प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी क्या कहता है, ए पर्टिकुलर केस ऑफ कैस्टिग्लिनोज फर्स्ट थ्योरम। पर्टिकुलर केस है कैस्टिग्लिनो फर्स्ट थ्योरम का। पहली चीज है प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी क्या कहता है, स्ट्रेन एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू रिडंडेंट, स्ट्रेन एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू रिडंडेंट इक्वल्स टू जीरो। तो ये फर्स्ट थ्योरम तो कहती नहीं है, फर्स्ट थ्योरम तो ये कहती है डेल यू अपॉन डेल डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी। तो मतलब ये फर्स्ट थ्योरम का तो स्पेशल केस नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन तो गलत है। ए पर्टिकुलर केस ऑफ कैस्टिग्लिनोज सेकंड थ्योरम, सेकंड थ्योरम ये कहती है डेल यू अपॉन डेल पी इज इक्वल्स टू डेल्टा। हाँ, ये इसका एक स्पेशल केस है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो आगे, अप्लीकेबल ओनली व्हेन द रिडंडेंट सपोर्ट्स डू नॉट यील्ड। मतलब वहां पर यील्डिंग नहीं हो रही है सपोर्ट की, सपोर्ट आपका जैसा है, मान लो कुछ ऐसा दे रखा आपको, तो सपोर्ट जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होगा इस केस में कि सपोर्ट आपका ऐसा हो जाए, यहां से शिफ्ट कर जाए और ये कुछ इस तरीके से पहुंच जाए, यहां पर ये लग रहा हो, तो ये यील्डिंग पॉसिबल नहीं है इसमें। तो ये इस केस के लिए अप्लीकेबल होती है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया इसका, तीसरा भी सही हो गया। फोर्थ, अप्लीकेबल इवन व्हेन द रिडंडेंट सपोर्ट यील्ड्स, गलत हो गया। तो आपका कौन सा, तो यहां पर आपका जो आंसर कौन सा सही हो गया, 2 एंड आपका 3 सही हो गया। यहां पर आपका कौन सा सही हो गया, 2 एंड 3 सही हो गया। लगाओ आंसर, क्या हो गया आपका 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, consider the following statement, the total potential energy is the sum of strain energy and potential energy। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर टोटल अगर एनर्जी की बात करते हैं, टोटल एनर्जी किसी भी स्ट्रक्चर में वो उसकी पोजीशन पर भी डिपेंड करता है, साथ ही साथ इंटरनल स्ट्रेस पर भी डिपेंड करता है। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग तो हमें क्या मिल जाएगी, पोटेंशियल, और उसकी इंटरनल स्ट्रेस के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाएगी, स्ट्रेन एनर्जी। तो आपके पास क्या आ गया, पहला स्टेटमेंट तो सही आ गया। चलो, द स्ट्रेन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्ट्रेन एनर्जी जब भी निकालोगे ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं मेरे भाई, ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होती है, ऑलवेज नेगेटिव होती है, क्योंकि आप जिस पोजीशन पे हो वहां से हमेशा नीचे देखते हो, वहां से हमेशा क्या देखते हो, माइनस ऑफ एच पे देखते हो, तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन द टोटल स्ट्रेन एनर्जी इज मिनिमम। क्या कह रहा है, फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। यहां देखो, यहां एक बॉल रखी, यहां एक बॉल रखी, हाइट है, यहां से अगर हम इसके रेस्पेक्ट में, हाइट के रेस्पेक्ट में यहां हम बात कर रहे हैं, एनर्जी ज्यादा है, बट यहां की एनर्जी देखो कम है, यहां की एनर्जी क्या मिलेगी, कम है। एनर्जी कम है बट स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी के लिए हम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। तो आपके पास फोर्थ सही है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, लगाओ बी आंसर। ठीक है, चलो, ए बीम कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एक बीम है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को कैरी करती है थ्रू आउट इट्स लेंथ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द स्ट्रेन एनर्जी विल बी मैक्सिमम। कौन से केस में स्ट्रेन एनर्जी आपको मैक्सिमम मिलेगी। तो भाई आपको ऐसे नहीं देखना है, लोड के अकॉर्डिंग नहीं देखना, लोड तो हमें सबका सेम दे दिया, हमें ये देखना है किसमें डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी इनटू डेल्टा। तो ये बताओ,
हमने बताया था कि जो हमारे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होते हैं उनमें डिफ्लेक्शन कम आता है, तो फिक्स्ड बीम कट गया, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम कट गया। अब सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम की बात करते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम की बात करते हैं, यूडीएल के अकॉर्डिंग 5WL4/384 यही आता है। इसका कितना आता है? यूडीएल के अकॉर्डिंग WL की पावर 4/8EI। कौन सा ज्यादा हुआ? स्पान सेम कर दो, EI सेम कर दो, लोड सेम कर दो, कौन सा ज्यादा आएगा? 1/8 ज्यादा आएगा या 5/384 ज्यादा आएगा? यहां पर तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? ज्यादा आ जाएगा, इसीलिए इसमें स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो आपका आंसर हो गया ए। चलो नेक्स्ट, फोर्थ मेथड इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑलवेज इंश्योर। फोर्थ मेथड में हम क्या डिटरमाइन करते हैं? फोर्थ मेथड में हम फोर्स लेते हैं काम में, कि इस केस में क्या होता है? डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इज लेस देन डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। तो यहां पर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज की बात करते हैं, ठीक है। काइनेमेटिक एडमिसिबल स्ट्रेंथ नहीं लेते, डेल्टा और थीटा की बात नहीं करते हैं यहां पर, ठीक है। ओवरऑल सेफ्टी की भी बात अभी नहीं करते हैं। हमारे लिए जब हम इसको सॉल्व करना होता है, एनालिसिस करना होता है, तो यहां पर हम क्या लेते हैं? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज लेते हैं। इक्विलिब्रियम के साथ साथ हाँ, इसने अगर यहां पर बोलता कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ फोर्सेज लेते हैं तो हाँ हम लेते हैं, बट अगर कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ डिफॉर्मेशन की बात करेगा तो हम नहीं लेते। तो आंसर हमारा क्या हो गया? बी। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट क्लासिफाइएबल एज ए फोर्स मेथड? इनमें से कौन सा फोर्स मेथड नहीं है? 3 मोमेंट थ्योरम है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन है, कैस्टिग्लिनो थ्योरम है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? बी। आपका आंसर कौन सा हो गया? बी। तो यहां पर आपका आंसर हो गया बी, ये फोर्स मेथड नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कैस्टिग्लिनो सेकंड थ्योरम इज एसेंशियली ए। कैस्टिग्लिनो सेकंड थ्योरम होती है, वो क्या होती है? बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। फोर्स मेथड होती है या डिस्प्लेसमेंट मेथड होती है? फोर्स मेथड होती है या डिस्प्लेसमेंट मेथड होती है? अब देखो इसको थोड़ा सा समझना। डिस्प्लेसमेंट क्या लिख रहा था? डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। देखो क्या होता है, हम यहां पर क्या कर रहे हैं? डेल यू अपॉन डेल पी इज इक्वल टू क्या बनाते हैं? डेल्टा। मतलब हम पी के रेस्पेक्ट में हम डेल्टा निकाल रहे हैं। हम यूज क्या ले रहे हैं? अननोन पी को यूज ले रहे हैं। हम जो लोड होता है, लोड को रिप्लेस करते हैं। मतलब पूरी प्रोसेस में क्या काम आ रहा है? लोड काम आ रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फोर्स मेथड। इट इज द पार्ट ऑफ फोर्स मेथड ए। चलो, द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ ए स्ट्रक्चर इज मोर देन डीके इज मोर देन डीएस। देखो लगाओ सीधा, डीके इज मोर देन डीएस, यही बोल रहा है। if the degree of kinetic indeterminacy of a structure is more than its degree of static indeterminacy, then which of the following method is used preferably? तो कौन सा मेथड यूज होता है? dk अगर ग्रेटर देन ds है, मतलब ds की वैल्यू क्या है? ds की वैल्यू कम है, मतलब ds कम है dk से, तो कौन सा मेथड प्रीफर करेंगे? ds कम है, तो यहां पर हम फोर्स मेथड प्रीफर करते हैं। क्यों? अननोन क्या मिले हमें? अननोन क्या मिलेंगे? अननोन कम किस में मिलेंगे? फोर्स में। फोर्स की टर्म्स में अननोन कम मिलेंगे, तो यहां पर फोर्स मेथड यूज हो जाता है। अगर यहीं पर आपको उल्टा दे देता, डीके की वैल्यू कम है, दैट मींस हमें अननोन किसकी टर्म में मिलते हैं? डेल्टा और थीटा के टर्म में कम मिलते हैं। तो यहां पर हम कौन सा मेथड काम में ले लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो गया? ए। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर बीम्स ओनली एंड नॉट यूज फॉर अदर स्ट्रक्चर? कौन सा मेथड है? देखो यूनिट लोड मेथड है, वो तो सबके लिए काम आता है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी मेथड है, वो बीम के लिए भी काम आता है, फ्रेम के लिए भी काम आता है। बट हाँ, अगर मैं बात करूं कॉन्जुगेट बीम मेथड है, ये ओनली बीम के लिए काम आता है। तो यहां पर आपके पास ओनली बीम के लिए काम आने वाला मेथड हो गया कॉन्जुगेट बीम मेथड। आंसर हो गया सी, ठीक है। इससे हम डिफ्लेक्शन निकालते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, which of the following theorem states that in any statically indeterminate structure the redundant should be such that the total internal energy of structure is minimum? तो यहां पर ये कौन सी स्टेटमेंट है? ये कॉन्जुगेट का है, बेटीज का है, थ्योरम ऑफ लीस्ट वर्क का है, या मैक्सवेल रेसिप्रोकल का है? तो देखो ध्यान से, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम स्टेट्स दैट इन एनी स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर द रिडंडेंट शुड बी सच दैट टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ स्ट्रक्चर। टोटल इंटरनल एनर्जी मतलब यहां पर आपको किसकी बात कर रहा है? स्ट्रेन एनर्जी की बात कर रहा है, और स्ट्रेन एनर्जी किसका है? वर्क से रिलेटेड है। तो थ्योरम ऑफ लीस्ट वर्क इसका आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो गया? थ्योरम ऑफ लीस्ट वर्क। और ये किसका है? थ्योरम ऑफ लीस्ट वर्क बोल दो, या इस मेथड का दूसरा नाम है स्ट्रेन एनर्जी मेथड। क्या मेथड हो गया? स्ट्रेन एनर्जी। कंफ्यूज नहीं होना है, दिमाग लगाना है। तो आंसर क्या हो गया आपका? बी। चलो आज के लिए इतना ही।
आपका यहाँ पर आपका क्या हो गया, डीपीपी का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। मिलते हैं हम, ऐसे ही आपने पूरे स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस कर लिया होगा। ये स्ट्रक्चर की लास्ट डीपीपी है जो जहां पर हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। इसके अलावा आप लोग अपने जो जहां भी प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, जिससे आपका एग्जाम में जब एग्जाम में जाओ तो इस सब्जेक्ट का कोई फियर नहीं रहे, और अपनी तैयारी अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम किसी और सब्जेक्ट में। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।